सो नीट 2024 में अब सिर्फ 2 मंथ्स बाकी हैं और लगभग सारे एस्पिरेंट के साथ ये प्रॉब्लम हो रही होगी कि यार बाकी लोग तो 12-14 घंटे पढ़ रहे हैं और अपने से तो पढ़ाई ही नहीं हो रही। तो क्या इसका मतलब ये है कि अपना सिलेक्शन नहीं हो पाएगा? सो हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति वर्मा, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट NSA मेडिकल कॉलेज जबलपुर। सो आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि कैसे आप 12 से 14 घंटे कंटिन्यूस इफेक्टिव स्टडी कर सकते हो एंड कैसे रिवीजन के टाइम पर आप अपने तीनों सब्जेक्ट्स और मॉक टेस्ट को बैलेंस कर सकते हो। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जिनको लग रहा हो कि यार, जो बोलते होंगे कि यार हम 10-12 घंटे पढ़ते हैं फिर भी हम एक दिन में तीनों सब्जेक्ट को पढ़ नहीं पाते, या फिर हमारे मॉक टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव ही नहीं हो रहे इतने घंटे पढ़ने के बावजूद भी। तो यार मैं आपको एक रियलिटी बता दूं कि आप 10-12 घंटे पढ़ तो रहे हो, लेकिन जो आपका फोकस और कंसंट्रेशन है ना, वो सिर्फ 3 और 4 आवर्स का ही है। तो आप ऐसा मत बोलो कि आप 10-12 घंटे पढ़ रहे हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मतलब आप 10-12 घंटे पढ़ो और आपके मार्क्स भी इम्प्रूव ना हो, या फिर एक दिन में आपका तीनों सब्जेक्ट भी ना हो पाए। क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको सब बताऊंगी कि कैसे आप 12 घंटे में तीनों सब्जेक्ट और मॉक टेस्ट को भी बैलेंस कर सकते हो, अपना रिवीजन भी कर सकते हो लास्ट डे का। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना इतना इजी नहीं होता कि आप 3-4 घंटे पढ़ के और क्लियर कर लो एग्जाम को। ये एग्जाम आपका पूरा फोकस, कंसंट्रेशन और डेडिकेशन मांगता है। जब तक आप अपने पूरे डिस्ट्रैक्शन को दूर करके अपना पूरा फोकस और कंसंट्रेशन स्टडी पर नहीं लगाओगे, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। देखो, उस पर्सन के लिए बोलना बहुत इजी होता है जिसने खुद ये सब नहीं फेस किया होता है कि 3 to 4 आवर्स तो कोई भी कंटिन्यूस स्टडी कर सकता है या फोकस होकर स्टडी कर सकता है। लेकिन फोकस स्टडी करने का मतलब ये होता है कि जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो ना, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसके अलावा आपके माइंड में कोई और टॉपिक या सब्जेक्ट नहीं चलना चाहिए, या कोई और बातें नहीं चलनी चाहिए। अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो आप बायो के उसी चैप्टर के बारे में सोचो, और जो भी लाइन पढ़ रहे हो ना, उस लाइन के आगे का सोचो कि उस लाइन के आगे वाली लाइन में क्या लिखा हुआ था, अगर आप रिवाइज कर रहे हो। तो ऐसा नहीं कि ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो लास्ट टॉपिक में क्या था उसके बारे में सोचने लगे, तो ये आपका फोकस खराब हो जाता है। तो चलो देखते हैं कि कैसे अपन 12 घंटे पूरे फोकस के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो 12 घंटे हैं उसको आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, 3-3 आवर्स के। तो यार देखो, जब भी आप उठते हो या जब भी आप सोते हो, पहले इस टाइम को फिक्स कर लो। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप अपने सोने का टाइम कम कर लो, आपको सोना 6 आवर्स ही है, क्योंकि आपकी नींद पूरी होगी तभी आपका पूरा फोकस जो होगा आपकी स्टडी पे होगा। सो आप 6 घंटे की आराम से नींद लो। एंड सपोज आप 6 बजे उठते हो और 7 बजे से पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो जो स्टार्टिंग के 3 आवर्स है ना, 7 to 10, वो आपके रिवीजन के होंगे। रिवीजन के होंगे का क्या मतलब कि जो भी आपने लास्ट डे पढ़ा था उसको आपको इस 3 आवर में रिवाइज करने। देखो यार, अभी तो आपको लग रहा होगा कि 3 आवर्स में तो जो भी अपने लास्ट डे पढ़ा था वो 3 आवर्स पूरे लग जा रहे हैं रिवाइज करने में, तो बाकी सारे सब्जेक्ट को या फिर बाकी सारे डेज को कैसे रिवाइज करेंगे जो अपन ने पहले पढ़ रखा था। तो मान लो आपका ये 3rd डे है रिवीजन का, आपने पूरा सिलेबस पढ़ना स्टार्ट किया है, तो आपकी जो प्रीवियस 2 डेज है ना, उन दोनों दिन में आपने जो कुछ भी पढ़ा था ना, वो आपको रिवाइज करना है। और देखो, जैसे जैसे आपका रिवीजन इंक्रीज होगा ना, वैसे वैसे आपको किसी भी चैप्टर को पढ़ने में टाइम कम लगेगा। तो ये 3 आवर्स ना मोर देन सफिशियंट है आपको रिवीजन के लिए, जो भी आपने लास्ट डे पढ़ा हुआ है। सो रिवीजन करने के बाद 10 बज गए, तो अब आप 10-15 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, और नेक्स्ट जो 3 आवर्स है ना, उसमें आपको बायोलॉजी पढ़ना है। और अभी भी अगर आप बायोलॉजी में 330 प्लस स्कोर नहीं कर रहे हो तो NCERT वर्ड टू वर्ड बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ये बुक बहुत अच्छी है। और ये जो 3 आवर्स बायोलॉजी के हैं ना, इसमें आपको NCERT पढ़नी है प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आपने रिवीजन कर लिया 3 आवर्स का, 3 आवर्स बायोलॉजी पढ़ लिया, उसके बाद आपका लंच ब्रेक का टाइम होता है, तो आप लंच कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली लंच करने के बाद नींद तो आती है, तो आप आधे 1 घंटे का नैप ले सकते हो, लेकिन ध्यान रहे सिर्फ आधे 1 घंटे का। उसके बाद आपको 3 आवर्स फिजिक्स पढ़ना है। तो मान लो आपको उठने में 3 बज गया, और अब जो 3 आवर्स है ना, 3 to 6, वो आपका फिजिक्स का होगा। देखो यार, फिजिक्स से डरना नहीं है, क्योंकि आप जितना डरोगे ना उतना आपको डराएगा। बस आपको सारे फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, और फॉर्मूलेज को याद करने के लिए आप शॉर्ट नोट्स प्रेफर कर सकते हो। और
आपको बस पीवाईक्यू से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जो भी लेक्चर्स आपने नहीं देखे वो लेक्चर्स देख सकते हो। मान लो आपके कुछ चैप्टर्स रह गए हैं या फिर 80% सिलेबस 70-80% कंप्लीट हुआ है, तो आप इस जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का अलग अलग 3 आवर्स होंगे ना, इसमें आप आज के टारगेट में आप रिवीजन भी कर सकते हो, और जो भी आपके चैप्टर्स रह गए हैं उन चैप्टर्स के लेक्चर या जो भी आपको करना है, लेक्चर पढ़ना है, नोट्स करना है, तो आप वो कर सकते हो। आपको फिजिक्स ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। अगर आप 150 मार्क्स तक स्कोर करना चाहते हो ना, तो आपको बस लेक्चर करना है, पीवाईक्यू करना है और नोट्स पढ़ने हैं। और अगर आप चाहते हो कि आप फिजिक्स में मिनिमम 100 या 120 तक स्कोर करो, तो एक मैंने वीडियो लास्ट बनाया था कि मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स क्या हैं फिजिक्स के, तो आप वो देख सकते हो, क्योंकि उसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है जो हर साल पूछे जाते हैं। और अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ मैं शॉर्ट नोट्स भेज देती हूँ। सो फिजिक्स करते करते आपको 6 बज गए और आप 10-15 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट आपको 3 आवर्स कंटिन्यूअस केमिस्ट्री पढ़नी है, जो भी आपके आज का टारगेट में होगा। अगर आपको केमिस्ट्री की किसी भी पार्ट में, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट कर देना। सो यहाँ आपने 12 आवर्स की स्टडी कंप्लीट हो गई है, और अब आप डिनर कर सकते हो, और डिनर के बाद हाफ एन आवर या फिर 1 आवर दे सकते हो अपने आज जो भी आपने पढ़ा उसको समराइज़ करने के लिए। आज उसको सोचो कि आज आपने क्या क्या पढ़ा था पूरे दिन में, कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे, उस टॉपिक में क्या था, या फिजिक्स के फॉर्मूलेज याद किए तो क्या क्या फॉर्मूला थे उसको रफली लिखो, बिना किसी बुक के देखना। बस एक पेज ले लो, एक पेन ले लो और खुद से लिखो जो भी आपने पढ़ा, जो भी टॉपिक, जो भी नेम रिएक्शंस हैं, जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं, फॉर्मूले सबको लिखो। पूरे दिन का आपने समराइज़ कर लिया कि आज क्या पढ़ा है, तो एक बार आपका रिवीजन भी हो गया। सो नेक्स्ट डे आपको सेम चीज़ें कंटिन्यू करनी है। सोचो अगर आप इतना सिंसियरली पढ़ लेते हो तो आपके यहाँ 14 आवर्स पढ़ लोगे, और इतना तो मोर देन इनफ होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। और मान लो ये आपके रिवीजन का 4th डे है, और 3 डेज़ में आपने जो भी कुछ पढ़ा है उसको आपको 4 डे रिवाइज करना है, तो डरो मत, क्योंकि जो 3 आवर्स है ना वो बहुत मतलब इनफ हैं आपको रिवीजन के लिए। क्योंकि आपने जो फर्स्ट डे पढ़ा था ना, वो आप सेकेंड डे भी रिवाइज कर रहे हो, थर्ड डे भी रिवाइज कर रहे हो, 4th डे भी रिवाइज कर रहे हो, तो आपको कम टाइम लगेगा। मान लो आपको पहले किसी चैप्टर को पढ़ने में 1 आवर लगता था ना, तो आपको 45 मिनट्स या हाफ एन आवर में भी कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको रिवीजन में तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस करना है, और कैसे 12 आवर्स में आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ना है। सो अब बात करते हैं कि रिवीजन में आप मॉक टेस्ट को भी कैसे मैनेज करो। सो जिस दिन भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, मान लो आज आपको मॉक टेस्ट देना है, तो आज जो स्टार्टिंग के 3 आवर्स रिवीजन का है ना, वो आप स्किप कर सकते हो। और जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपका आज का टारगेट है ना, जो भी चैप्टर्स आपने पढ़ने के लिए रख रखा है, उसको आप उसमें आप छोटे चैप्टर्स लो। जैसे ऐसा मत करो कि बायोलॉजी में प्रिंसिपल इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ले लिया, बाकी सारे बड़े बड़े चैप्टर्स ले लिए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो आप रिवीजन को स्किप कर दो, और तीनों सब्जेक्ट्स में आप छोटे छोटे चैप्टर्स ले लो, तो आपको मॉक टेस्ट के लिए भी टाइम मिल जाएगा। और ध्यान रखना, जो मॉक टेस्ट है ना, आप 2 से 5 के बीच में ही देना, क्योंकि उस टाइम पे आपके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का माइंडसेट है ना, वो होना चाहिए। क्योंकि जब आप नीट में बैठोगे ना, तब आप क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाओगे, या दिमाग ही काम नहीं करेगा कि यार इतने घंटे हम कैसे क्वेश्चन पढ़े और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो 2 से 5 के बीच में ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब सीरियस हो जाओ थोड़ा और अच्छे से पढ़ाई करो। सिर्फ 2 मंथ्स हैं, उसके बाद क्या पता किसको कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिले, तो उसके लिए बहुत एक्साइटेड रहो और पढ़ाई करते रहो बस।